वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा किसी मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई लाचारी, बेबसी, मिस्कीनी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज्यादा मशक्कत करने का मादा रखता हो, तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम जरूर चूकती है। जिंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बहुत हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और नए एपिसोड में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और नाजरीन, आज बात, मुलाकात, एहसासात, जज्बात और गुफ्तगू का एक लंबा सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिसने अपने फ़न के अलग अलग पहलुओं से न सिर्फ आवाम को सरबोर किया बल्कि लुफ्तंदोज़ भी किया। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं कोई और नहीं, दारेन शाहिदी का। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल, खैर मकदम, स्वागत, अभिनंदन दारेन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपके प्रोग्राम के लायक हूँ। और आपने बहुत शानदार इंट्रोडक्शन दिया और आज मैं इस बात से बहुत तस्कीन महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी भी का भी मकाम है मेरे लिए कि रोल रिवर्सल है। मैं तमाम उम्र एंकरिंग करता रहा हूँ जी जी जी, और आज मैं इस तरफ बैठा हूँ, मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ये मैं आपको जिक्र कर दूं इस बात का दारेन भाई की ऑफ द माइक जब प्रिपरेशन हो रही थी आज की प्रोडक्शन की, तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनकी हौसलों की उड़ान, जिनके जहन की पैदाइश है, उन्होंने ये बात कही थी कि आप दारेन साहब से ये सवाल ज़रूर करिएगा कि हमेशा आप जो है इंटरव्यूज़ लेते रहे, आज मौका आया है देने का, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, इंटरव्यू देते हुए भी काफ़ी वक्त गुजर गया और जी। जब मैंने आखिरी इंटरव्यू लिया था किसी का, उसका भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने में फ़र्क ये होता है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आप शिकार की तलाश में होते हैं और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो एक जो शिकार होता है उसकी तरह आप महसूस कर रहे होते हैं। तो शिकारी और शिकार का जो रिश्ता है उसमें रोल रिवर्सल हुआ है और कुछ खास बात नहीं। एक गाना है बॉलीवुड का कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, कुछ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शिकार है वो काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है क्योंकि द ओनस इज ऑन यू। एब्सोल्युटली। मेरी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक यहाँ पे मेहमान हूँ जी, और आप मेज़बान हैं। आप जाहिर सी बात है कि आपसे मैं बेहतर मेज़बानी जो है वो उसका वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया है तो बहुत खूबसूरत आपने अल्फाज इस्तेमाल किए। ये प्रोग्राम हौसलों की उड़ान जो है वो मुझे लगता है कि एक नींव है, एक बुनियाद है तमाम जो लोग हैं यंग जनरेशन के, बिल्कुल उनके लिए इंस्पिरेशन का। वे बैक 98-99 दारेन भाई, दारेन साहब मैं कहूँ तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड वाइड एक प्रोग्राम हुआ करता था स्पोर्ट्स का, उस पर गहनता से और चर्चा करेंगे। लेकिन बता दूं कि जो उनका अंदाज़ था, जो आज भी माशाल्लाह देखने को मिलता है कि जब प्रोग्राम की शुरुआत करते थे, जैसे कि मैंने आज प्रोग्राम की शुरुआत की, उन्होंने उसका जिक्र किया, तो जहाँ से इस की नींव पड़ी, बुनियाद पड़ी, तो दारेन भाई जब प्रेजेंट करते थे उस प्रोग्राम को, नाम था उसको स्पोर्ट्स सेंटर, ESPN पर आया करता था, सिंगापुर से टेलीकास्ट होता था, ब्रॉडकास्ट होता था। और दारेन साहब जब उसको प्रेजेंट करते थे तो कुछ अंदाज यूँ होता था कि स्पोर्ट्स सेंटर में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ दारेन शाहिदी। ये जो पंच लाइन थी, ये जो अंदाज था, तो इसने जनरेशन्स को इंस्पायर किया है और आज तक हम इससे सराबोर हो रहे हैं। और बड़ी इज्जत की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि मंच कोई भी हो, मेरा सपना पूरा हुआ और आज दारेन के साथ मैं एक मंच को साझा कर रहा हूँ। जी, वो प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प था और उस प्रोग्राम की शुरुआत की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो एक अमेरिकन प्रोग्राम है और अमेरिकन चैनल पे टेलीकास्ट होता है एंड अमेरिका वेक्स अप टू स्पोर्ट्स सेंटर, ऐसा कहा जाता है। तो एक बड़ा चैलेंज था कि उसे हिंदी में
हिंदी ऑडियंस के लिए लेकर के आना है। इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है उसमें, बिल्कुल। और हिंदी हार्टलैंड के लिए उसको प्रोग्राम को बना रहे हैं, आप हिंदी में बना रहे हैं, तो कैसे वो किया जाएगा। मैं एनडीटीवी में मुलाजिम था तब ये ऑफर आया था मेरे पास, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरे सामने ये चैलेंज था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग है, बास्केटबॉल, नेशनल बास्केटबॉल लीग है, टूर द फ्रांस साइकिलिंग का प्रोग्राम है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक अजनबी है हिंदी ऑडियंस के लिए। तो मैं इसको कैसे उनके सामने लेकर के जाऊंगा। तो मुझे सबसे आसान जो टेलीविज़न के ग्रामर में जो सिखाया जाता है वो ये है कि आप उसको ज़बान सहल में ऑडियंस को समझाइए, आसान ज़बान में समझाइए। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि वो प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हुआ, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे बड़े लीग को इंडियन ऑडियंस, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया, और वो काफ़ी मकबूल हुआ। एक कीर्तिमान और आपके नाम पर दर्ज है। जब हिंदी की आपने बात कर ही दी है, मतलब मेरे नज़रों के सामने से कुछ चीज़ें गुजरी हैं। आई वॉज अपेयरिंग इन अ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस प्रीलिम्स। उसका एक प्रश्न था दारिन साहब कि सबसे पहले बीबीसी पर हिंदी न्यूज़ प्रस्तुत करने वाले न्यूज़ प्रस्तोता का नाम आखिर क्या है। अच्छा। और यकीन मानिएगा कि 4 विकल्प थे, मुझे 3 तो याद नहीं है, एक ही विकल्प याद था क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, और मैंने टिक उसी पर किया, दारिन शाहिदी पर। और यकीन मानिए ऑडियंस को भी बता दें कि ये कीर्तिमान दारिन शाहिदी के नाम पर दर्ज है। बीबीसी पर हिंदी में न्यूज़ पढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो दारिन के नाम पर दर्ज है। टीवी न्यूज़, बीबी न्यूज़, यस। वो हिंदी टेलीविज़न शुरू करने वाले थे बीबीसी वाले, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस लिए, और उसके बाद एंकर का चुनाव करना था उनको, तो लाइव इंटरव्यूज़ करवाए, ऑडिशन करवाया, तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ था। दैट न्यूज़ प्रोग्राम यूज्ड टू कम ऑन होम टीवी। उस ज़माने में एक चैनल हुआ करता था जो फिर बाद में बंद हो गया। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी दैट। और एक किसी शायर की लाइन है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख तो उछाल दिए। क्योंकि जो सुराख हुए हैं आसमान के अंदर, इस व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू, एक जर्नलिस्ट, उसके बाद एक न्यूज़ एंकर, उसके बाद एक कलाकार, और अब जाकर हम देखते हैं कि एक अदाकार। तो दारिन आखिर है क्या? अगर दारिन की ज़बानी सुने कि दारिन आखिर है क्या? दारिन अशरफुल मखलूकात है जो मैं भी हूँ और आप भी हैं और तमाम इंसान हैं। आपने पत्थर उछालने की बात की, मैंने पत्थर तो उछाले नहीं, लेकिन हाँ, रास्ते में जो रोड़े आए उनको हटाता हुआ चला। और मेरा ख्याल है कि हर इंसान के रास्ते में रोड़े आते हैं, उसे हटाते हुए चलना चाहिए। वो हौसले की उड़ान जो है वहाँ से मिलती है। और रास्ते में पत्थर आएंगे, रोड़े आएंगे, और जाहिर है उसको आपको हटाते हुए चलना है। दूसरी चीज़, आप हर काम करने के काबिल हैं, आप दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं। आपको ऊपर वाले ने बनाया ही इस तरह से है, और आपको इंसान की शक्ल में पैदा ही इसलिए किया है कि आप वो तमाम चीज़ें कर सकें जो इंसान का ऑपोजिट हैवान नहीं कर सकता है। और इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा जाता है कि वो तमाम जितने भी मखलूक हैं बनाए हुए, उन सब में अशरफ है। बिल्कुल। तो आपको वो सारे काम करने का हौसला होना चाहिए। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। तो मेरे सामने जो चीज़ें आती गईं, रास्ते में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती गईं, उसके साथ मैं बहता चला गया। टेक थिंग्स इजी एंड गो विद द फ्लो। ज़िंदगी जो है ना, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती रहती है। करेक्ट। इसी शो के अंदर एक साहब आए थे, उनसे भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। थोड़ा सा स्पोर्ट्स की बात है क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे। तो
अजहरुद्दीन का जिक्र है और हर्षा भोगले का। हर्षा भोगले से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा राशिद अगर अजहर को समझना है, किताब भी लिखी उन्होंने अजहर पर कि अजहर को समझना है, उसकी बल्लेबाजी को समझना है, अंदाज को समझना है तो हैदराबाद को समझना पड़ेगा, उसके शहर को समझना पड़ेगा, उनके वालदेन को समझना पड़ेगा और उनके माशरे को समझना पड़ेगा। तो इन अ सेम वे हम दारियन की बात करें, दारियन की शुरुआत गया से होती है, बिहार से आते हैं, उसके बाद कुछ वक्त मेरे ख्याल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी है, फिर दिल्ली है, उसके बाद एक जर्नलिस्ट, फिर उसके बाद एक प्रस्तोता, फिर अदाकार अंत में आते आते हैं। तो दारियन को समझने के लिए क्या क्या समझा जाए? दारियन को समझने के लिए जिंदगी को समझिए, दुनिया को समझिए कि कितने संघर्ष हैं और उससे कैसे निकला जा सकता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, पैदाइश मेरी गया में हुई और 12वीं तक मैंने एजुकेशन वहीं हासिल किया। मैं साइंस का तालिब इल्म था 12वीं तक, जैसा कि बिहार में और तमाम अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में ये हमारी जनरेशन की बात है। उससे पहले की जनरेशन की बात है कि आपके सामने 2-3 रास्ते ही हुआ करते थे। आजकल तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, गिने चुने रास्ते हुआ करते थे और अगर आपने इसमें कामयाबी हासिल कर लिए तो आपको बहुत कामयाब माना जाता था। चुनांचे हमने भी साइंस पढ़ी और साइंस पढ़ने के बाद एक आध बार IIT और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम भी दिया, फेल हो गया। उसके बाद मैं जामिया आ गया। अलीगढ़ में हमारे भाई पढ़ते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, वहाँ जाता था मैं और एक आध महीने हॉस्टल में रहने का तजुर्बा भी हासिल हुआ। तो अलीगढ़ के माहौल से मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। लेकिन ग्रेजुएशन मैंने जामिया से किया और यहाँ मैं अंग्रेज़ी का तालिब इल्म था, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ से जो अदब का चस्का लगा और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के साथ साथ जो एक्सपोजर हुआ हिंदी लिटरेचर, और वालिद साहब भी शायर थे तो घर में उर्दू बोली जाती है और महफिलें लगती थी, तो उर्दू अदब से भी रूशनास था मैं, वाबस्ता था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन लिटरेचर ने सिखाया बहुत। तो एक लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया, शायरी और नावल्स और उर्दू अदब के अलावा फ्रांसीसी अदब, यूरोपियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर। मुझे लगता है कि लिटरेचर पढ़ने से पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, आपकी शख्सियत बदल जाती है, क्योंकि आप एक साथ अगर कोई नावल पढ़ रहे होते हैं तो एक साथ जितने कैरेक्टर्स हैं उस नावल में उन सबसे मुलाकात हो रही होती है आपकी। तो लॉर्ड बायरन जो एसेइस्ट थे, उन्होंने ट्रैवल के ऊपर लिखा कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको काफ़ी जो शख्सियत जो होती है आपकी उससे निखरती है जी। और आपको अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे सफ़र करते हैं तो वो कई किताब पढ़ने के बराबर होता है। फिर आगे भी वो लिखते हैं कि अगर आप कोई एक नावल पढ़ते हैं जी, तो आप समझ लीजिए कि पूरे मुआशरे को समझने की कुव्वत होती है उस नावल के अंदर। वो नावल आपको इतने कैरेक्टर से मिलवा देता है, उसमें इतनी सारी शख्सियात होती हैं कि आप सबको समझते हैं, बारीकी से देखते हैं, और उसमें फिर आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं, आप सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे होते हैं। ऐड ऑन कर दूं इसी बात में, मैंने भी कहीं पढ़ा कि अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, किसी शख्स की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं, तो अमूमन आपने उसकी ज़िंदगी के 40-50 साल का तजुर्बा एक किताब के ज़रिए आपने हासिल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ लिटरेचर पढ़ने से। कॉलेज के ज़माने में ही मैंने कुछ थिएटर किया, कुछ नाटक किए, और एक ग्रीक ट्रेजेडी हमने की थी जिसका नाम था शहनशाह एडिपस। तो ये बहुत मशहूर ग्रीक ट्रेजेडी है, सोफोक्लिस की लिखी हुई, और उसमें एडिपस जो है उसका रोल बड़ा चैलेंजिंग रोल है, और वो हमने उर्दू एकेडमी के लिए वो किया था। उर्दू एकेडमी का ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, हमारे डायरेक्टर साहब ने बुलाया और कहा कि एडिपस का रोल करोगे? मैंने कहा कोशिश कर सकता हूँ। तो 15-20 दिन के इम्प्रोवाइजेशन के बाद वो रोल मुझे मिला। शुरू में जो तर्जुमा था वो था अतीक अहमद सिद्दीकी साहब का, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जी जी जी। तो बड़ी मुश्किल और सकील उर्दू में वो ट्रांसलेशन था, वो करना ज़रा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद देखा कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, उतनी सकील उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं, तो उन्होंने जेन कौशल साहब का, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
के रेपर्टरी चीफ थे उस जमाने में, उन्होंने बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन किया उर्दू में, बहुत खूब। शहनशाह एडिपस का। तो वो फिर लिया और अतीक अहमद सिद्दीकी साहब और जयन कौशल साहब की तहरीर को मिला करके, दोनों के तर्जुमे को मिला करके फिर वो पेश की गई। बड़ा अच्छा था वो तजुर्बा, काफ़ी अच्छा था। फिर मैं सहाफ़त में आ गया। सहाफ़त की मेरी शुरुआत जो है वो बिज़नेस इंडिया टेलीविज़न से हुई थी। 1993-94 में ये चैनल लॉन्च हुआ था, जो कि चल नहीं पाया। फिर बीबीसी में आ गया, उसके बाद फिर एनडीटीवी गया, और एनडीटीवी से फिर ईएसपीएन, स्टार स्पोर्ट्स, कुछ दिनों तक मैंने फ्रीलांसिंग की। फिर आईबीएन आ गया, CNN, आईबीएन 7। यस। और उसके बाद 2014 में मेरा ख्याल है, हाँ, मैंने दूरदर्शन पे भी काम किया काफ़ी। दूरदर्शन में मैंने रियो ओलंपिक होस्ट किया था। जी। 2016 की बात है मेरा ख्याल है। और यहाँ पे बहुत सारे, दूरदर्शन में बहुत सारे क्विज शोज हुए थे, जिसको बतौर क्विज मास्टर मैंने होस्ट किया। उसके बाद थिएटर का तजुर्बा था ही। हमारे दोस्त हैं महमूद फारूकी, दास्तान गोई करते थे, तो दास्तान गोई में मुझे उन्होंने बुलाया कि भाई आप यहाँ आकर के आप दास्तान गोई अगर करना चाहें तो कीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, बहुत पुराना फन है, और उसको दोबारा जिंदा किया है महमूद फारूकी ने। तो फिर मैं उस रास्ते पे गामजन हुआ। फन बहुत पुराना है। क्या दारिन शाहिदी के अंदर शुरुआत से कोई एक इंस्टिंक्ट थी बीइंग एन एक्टर? क्या उनकी वो एक कहते हैं ना कि ख्वाहिश थी, जो कि शायद जिंदगी ने वो मौका नहीं दिया कि दारिन शाहिदी उस चीज को पकड़ पाए? हिडन एम्बिशन की बात कर रहे हैं आप। हिडन एम्बिशन, एक कहीं छुपी हुई कोई ख्वाहिश है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब मैं पहली बार स्टेज पे आया, जब थिएटर करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ बहुत खुश होता हूँ। एक रूहानी खुशी जो होती है, एक रूहानी ग़ज़ा जो है वो मिलती है, क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। जी। और स्टेज पे लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ है, और एक एक्सप्रेशन है। एब्सोल्युटली। आप किसी एक कैरेक्टर को उठा करके जो है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, उसके अंदर डूबने की कोशिश करते हैं, उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा मज़ा आया, और तब मुझे लगा कि हाँ, स्टेज करना और एक्टिंग करना और परफॉर्म करना जो है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फुल टाइम करने का मौका कभी नहीं मिला। हमेशा जब भी किया तो हॉबी ही के तौर पे किया, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो तलाश माश जो है वो जारी रहती है इंसान की। और जो हॉबी होती है, और जो थिएटर का जो हाल है आजकल, शुरू से ऐसा रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी फ़ायदा उससे नहीं मिलता है। तो एक दबी हुई ख्वाहिश तो हमेशा से थी कि एक्टिंग करनी है, थिएटर करना है। दास्तान गोई में जब आए तो काफ़ी मकबूलियत मिली दास्तान गोई को, और मैंने और महमूद फारूकी ने मिल करके जहाँ जहाँ परफॉर्म किया तो बहुत अच्छे से उसको रिसीव किया गया, और अब तो शोहरत की बुलंदी पे है दास्तान। एब्सोल्युटली। और शोहरत इतनी है तो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम मुल्कों के अंदर, अलग अलग मुल्कों के अंदर दास्तान गोई के शोज़ किए जाते हैं। और दारिन भाई अभी सीधे लंदन से ही आ रहे हैं, हौसलों की उड़ान के अंदर उपस्थित हुए आकर। प्रश्न मेरा ये आ रहा है अगला कि जो अंदाज़े बयां है आपका, जैसे मैंने कलाकारी का जिक्र किया, एक्टिंग का जिक्र किया, जब आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट आई या किसी से आप मुतासिर हुए, जैसे कि मैं आपसे मुतासिर हुआ, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि शायद दारिन शाहिदी अमिताभ बच्चन से कहीं मुतासिर हैं या अंदाज से, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी भी उसके अंदर आती है, और फिर एक नया ही कुछ निकल कर आता है। तो ऐसे ही दारिन शाहिदी भी निकल कर आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसको फॉलो करते थे, किससे मुतासिर हुए यंग एज के अंदर कि हाँ भाई मुझे इसकी तरह बनना है? जो एक स्टाइल हम देख रहे हैं दारिन शाहिदी का, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? देखिए, क्या होता है ना कि जब आप एक्टिंग करते हैं, जब आपके अंदर एक्टिंग का इंस्टिंक्ट होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के लोगों को, जितने भी कैरेक्टर्स आपके आसपास हैं, उन्हें कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना बारीकी से आप उनको देख रहे हैं। इब्राहिम अलकाजी साहब एक थिएटर डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत मशहूर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रहे। इनफैक्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को बदलने में और उसका पूरा चेंज करने में, उसका जो कैरेक्टर है उसमें उनका बड़ा हाथ था। अलकाजी साहब अपने स्टूडेंट्स को चिड़ियाघर भेजते थे, जू, और वो कहते थे कि वहाँ जाकर के जानवरों के चाल जो है, किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से मूव करते हैं, उस पर ध्यान दो। तो एक एक्टर को
ऑब्जर्व करना चाहिए और किसी एक को फॉलो नहीं करना चाहिए। जब आप किसी एक को फॉलो कर रहे होते हैं तो आप उसकी मिमिक्री कर रहे होते हैं, आप फिर मिमिक बन जाते हैं। राइट। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आपके हैं, आप किसी एक को फॉलो करेंगे अगर तो उस एक्टर ने जितने लोगों को फॉलो किया है और जितने लोगों को ऑब्जर्व करके वो वहां पहुंचा है उसके काम को आप नजरअंदाज कर देंगे। करेक्ट। ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, उसका इंसल्ट होगा। तो किसी एक को फॉलो मत कीजिए। सिचुएशन की डिमांड होती है, कैरेक्टर्स की डिमांड होती है। जो कैरेक्टर जैसा होता है आपको उसी अंदाज में बोलना होता है, ठीक है। तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान कैरेक्टर्स बनते हैं ना। मेरे एक दोस्त हैं काशिफ अहमद फराज जी। और जो आपको लेकर गुफ्तगू होती है, आपकी रीडिंग करने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ कौन सा अंदाज है, क्या है। जश्न एकता में भी हम लोग उपस्थित थे, तो ही सेड कि समवेयर ही कुछ मुझे लगता है कि रवि शास्त्री का एक जो लाउड अंदाज है वो आता है, और कुछ लगता है कि अमिताभ बच्चन भी हैं, और कुछ लगता है कि शायद एक जो डेलिकेट स्टाइल है वो शायद फिरोज खान से भी कुछ वाबस्ता है। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि पसंद आखिर क्या थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि रोल जो है ना आपको बदलते रहना चाहिए। ये बहुरूपिये का काम है, ठीक है। जब मैं खबरें पढ़ता हूं तो खबर पढ़ने के अंदाज में पढ़ता हूं। जब मैं स्पोर्ट्स की खबर पढ़ता हूं तो स्पोर्ट्स की एनर्जी लाने की उसमें कोशिश करता हूं। जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूं तब मैं एक्टर होता हूं। जब मैं कोई गांव का कैरेक्टर, गांव के किसी किरदार का कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा होता तो गांव वाला बन जाता हूं। जी जी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आपको हर जगह का एक्सपोजर होना चाहिए। एक अच्छे एक्टर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप शायरी भी आपने की है, शायरों के बीच में भी रहे हैं, आप ठेठ गांव में भी रहे हैं, आप शहर में भी रहे हैं, आप बहुत एलीट कोई माहौल है आपने उसे भी बहुत करीब से देखा है। तो घाट घाट का पानी पीना होता है दरअसल। तो इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है इसके अंदर कभी रवि शास्त्री है, कभी अमिताभ बच्चन है। एक वेद प्रकाश साहब हुआ करते थे, बहुत अच्छे न्यूज रीडर थे दूरदर्शन के, मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे। तो जब पहली बार मैंने न्यूज एंकरिंग में जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने यूं ही अपना टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे खुद एहसास हुआ कि अरे कुछ मैं वेद प्रकाश जी जैसा बोल रहा हूँ। हालांकि शम्मी नारंग बहुत बड़े न्यूज कास्टर हैं और रहे हैं, लेकिन वेद प्रकाश का अंदाज मुझे बहुत पसंद था। जो एक सौम्यता और एक गंभीरता जो उनके अंदर थी, ऐसा नहीं है कि बाकी के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब आपने पूछा है तब मैं बता रहा हूं। और बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, मुझे पंकज कपूर बहुत अच्छे लगते हैं। पंकज कपूर के अंदर वो वैरायटी है, वो शेड्स कई बार नजर आते हैं, जो डाइवर्सिटी है उनके अंदर। तो उन्होंने बहुत सारे, रुई का बोझ नाम का एक फिल्म किया, दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था करमचंद। जी 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 जी। उसमें वो जासूस बनते थे, जासूस करमचंद गाजर खाते रहते थे। तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने शुरुआत में आपसे जो चर्चा की थी, आपके वालिद शाहिद अहमद शोएब साहब बहुत ज़बरदस्त शायर थे। और मोबाइल अगर हो, उनकी कोई नज़्म हो तो 2 लाइन। जी, मैं कोशिश करता हूँ उनकी कोई नज़्म सुनाने की। वो वैसे प्रोफेसर तो एंथ्रोपोलॉजी के थे, जी जी, लेकिन अदबी हलकों में वो शायर आर्टिस्टों के साथ ये मसला हो ही जाता है सर कि शुरुआत तो कहीं और से करते हैं, लेकिन धीमे धीमे फिर उनको उनकी मंजिल मिलती है, रास्ता मिलता है। कहते हैं कि अश्क आंखों में आए जाते हैं, फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं, कभी गुलशन की आबरू के लिए आशियाँ खुद ही जलाए जाते हैं। तो दारिन शाहिदी साहब के वालिद थे, वो भी बहुत बड़े शायर थे। उनकी कुछ मीर तकी, आपने अश्क का जिक्र किया, मीर तकी मीर का शेर है जिस पे हमने दास्तान भी की है कुछ दिन पहले, दास्तान मीर तकी मीर। तो शेर है कि अश्क आंखों से कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। क्या बात है जी, बहुत खूब। तो वालिद साहब का ये नज़्म है, उन्होंने 2008 में लिखी थी, मैं शहर पी रहा हूँ। तो ये नज़्म मैं आपको इसलिए भी सुना रहा हूँ कि एक ट्रांजिशन होता है। बहुत सारे लोग जो है छोटे शहरों से आकर के बड़े शहरों में ख्वाब देखते हैं, तलाश करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, कुछ लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, कुछ लोग कम कोशिश करके उदास होकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन छोटे शहर और बड़े शहर का जो फ़र्क है वो हमेशा बना हुआ रहता है। बड़े शहर में आकर के बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप पाते भी हैं।
तो ये इन्होंने वालिद साहब ने लिखी, उन्वान है मैं शहर पी रहा हूं जी। कुछ यूं है कि इतनी खबर कहां थी, एक शहर सद अजाबी मेरे ही ख्वाब लेकर मुझको अजाब देगा, ले लेगा हर सुकून को और इज़्तिराब देगा, हर बाब फस्ल गुल में जिक्र खज़ां करेगा, खुश हो के मेरे गम का किस्सा बयां करेगा। इतनी खबर कहां थी, यूं मंजरों को एक दिन बेमंजरी मिलेगी, यूं तख्त गुल पे रख्सां एक शो लगी मिलेगी, शोला सिफत फिजा है, शोला सिफत फिजा में हर लम्हा आग जैसे, एक लहर पी रहा हूं मैं शहर पी रहा हूं। क्या बात है। इतनी खबर कहां थी, फिक्रो ख्याल की लो इस तरह होगी लर्जां, हैरान हूं देख कर मैं अब हर नजर को हैरान, हैरान हूं देख कर मैं अब हर नजर को हैरान, बेगाना रो है मौसम बेसमत रह गुजर है, जो शाख है शजर है बेबर्गो बेसमर है, जहरीली सी हवा है, जहरीली सी हवा में लगता है मुझको जैसे मैं जहर पी रहा हूं मैं शहर पी रहा हूं। कई बंद और हैं, लंबी तवील नज्म है, लेकिन इससे ये नज्म मुझे खास तौर से बहुत पसंद है और वालिद साहब पढ़ते भी बहुत अच्छे अंदाज में थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, लेकिन ये गांव और शहर का जो स्ट्रगल, जो छोटे शहर और बड़े शहर का जो स्ट्रगल है, और वो शहरयार साहब ने लिखा भी है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो ये बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त की पाबंदी है दारिन साहब, अगर वक्त इजाज़त दे तो आपसे तो बातें बस होती रहें, और कहते हैं ना कि गुफ्तगू अगर चलती रहे तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज दूरदर्शन के इस ख़ास प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में तशरीफ़ लाने के लिए, और इतनी शानदार गुफ्तगू के लिए, और अपनी ज़िंदगी के जो बहुत हसीन लम्हे हैं वो यहाँ पर शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके मेरी तरफ से मुझे बहुत इज्जत और फ़ख्र महसूस होता है आपके साथ ये मंच शेयर करते हुए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। मेरी खुशनसीबी के मैं आपके साथ बैठा और इस इंटरव्यू में शामिल हुआ। चलते हुए एक फाइनल मैसेज नौजवानों के लिए और अपने एक्सपीरियंस के जी, नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि आपको भगवान ने इंसान बनाया है, तो इंसान का पहला फ़र्ज़ इंसानियत है, उसको निभाते चलिए। और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इस रूप में पैदा हुए हैं, मानव रूप में पैदा हुए हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को निभाते चलिए और समाज में जहां भी हो सके इंसानियत का योगदान देते चलिए। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंसान होने के नाते इंसानियत का फ़र्ज़ निभाते चलेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। यही मेरा मैसेज है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दारिन शाहिदी साहब, बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में वक्त देने के लिए। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। आज की हौसलों की उड़ान के इस एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक और अजीम शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना रखें खास ख्याल, फिर होगी मुलाकात। आदाब। हमेशा आप जो है इंटरव्यूज लेते रहे, आज मौका आया है देने का, कैसा महसूस हो रहा है? इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू देने में फ़र्क ये होता है कि जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आप शिकार की तलाश में होते हैं और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो एक जो शिकार होता है उसकी तरह आप महसूस कर रहे होते हैं। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे बड़े लीग को इंडियन ऑडियंस, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया और वो काफ़ी मकबूल हुआ। आपको वो सारे काम करने का हौसला होना चाहिए। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। देखना न भूलें बरोज़ बुध रात 8 बजे और बरोज़ जुमेरात दिन में 1 बजे, सिर्फ
डीडी उर्दू पर।